हेलो स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ना है उसको सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। फिक्स्ड एंड रनिंग कास्ट, लोड एस्टिमेशन, लोड कर्व, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर फैक्टर एंड टैरिफ ऑन कास्ट ऑफ जनरेशन, सिंपल प्रॉब्लम, concept of regional and anti-regional grid, region of grid failure and its remedies. फिक्स्ड एंड रनिंग कास्ट। फिक्स्ड कास्ट वह कास्ट है जो उत्पादन के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। फिक्स्ड कास्ट के अंतर्गत निवेश का ब्याज, टैक्स, बीमा, अधिकारियों एवं क्लर्क का वेतन तथा संयंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि आते हैं। रनिंग कास्ट इस बात पर निर्भर करता है कि संयंत्र से कितनी मात्रा में विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है। इसके अंतर्गत वार्षिक ईंधन खपत, तेल, जल, उपकरण के मरम्मत का खर्च, पर्यवेक्षक खर्च, कर्मचारियों के वेतन आदि पर किया गया खर्च आता है। लोड एस्टिमेशन की बात करें तो लोड को किस प्रकार से एस्टिमेट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसको समझना है। लोड एस्टिमेशन को समझने के लिए भार का विश्लेषण करना आवश्यक होता है तथा किसी सिस्टम पर एक्चुअल डिमांड एवं कनेक्टेड लोड, मतलब कि किसी जो सिस्टम है, जो कोई पावर प्लांट है, उस सिस्टम पर एक्चुअल डिमांड कितना है और उस पावर प्लांट पर कनेक्ट लोड कितना कनेक्ट है के बीच डिमांड फैक्टर के संबंध को ध्यान में रखते हुए भार का आकलन करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लोड कर्व। जनरेटिंग स्टेशन पर समय के सापेक्ष भार में परिवर्तन दिखाने वाले कर्व को लोड कर्व कहते हैं। मतलब कि समय और भार के बीच में खींचा गया जो कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोड कर्व बोलते हैं। लोड कर्व में आपको दिखाया गया है कि जो वर्टिकल लाइन है उसको लोड मेगावाट में दिखाया गया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कर्व का, ग्राफ का, उसको हम लोग समय से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि रात, नाइट, मिडनाइट, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, फिर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 12 बजे, भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न लोड दिखाए गए हैं, वेरिएशन उसका दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ लोड कर्व। विभिन्न समय पर लोड की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। लोड कर्व का क्षेत्रफल एक विशिष्ट समय पर यूनिट की संख्या प्रदान करता है। एक दिन की मैक्सिमम लोड एवं मैक्सिमम डिमांड को प्रदर्शित करता है। देखिए, सिग्निफिकेशन ऑफ लोड का मतलब, लोड कर्व का मतलब है कि इस लोड कर्व से हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उसको हम या तो इस ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ एक ऐसी विधि है जिसको देख कर ही हम सभी बातों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन सभी बातों को हमको रिटन में लिखना होता है, रिटन में करना होता है, इसलिए हम इसका सिग्निफिकेंस लिखते हैं कि इस लोड कर्व के द्वारा हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोड के बदलने पर, जैसे आप देख रहे हैं 2 बजे जो है, 2 बजे या मिडनाइट सबसे कम लोड है। जैसे जैसे समय बढ़ता है लोड भी बढ़ता है। 6 बजे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लोड है, फिर 8 बजे एकदम से कम लोड है, फिर 10 बजे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है,
फिर बढ़ते 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 12 बजे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ा है लोड। उसके बाद फिर हम देखते हैं 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 12 बजे, ऐसे लोड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक दिन में मैक्सिमम लोड कितना है और उसी दिन में मिनिमम लोड कितना है। दूसरी बात हम ये पता कर सकते हैं कि पूरे मंथ का भी हम लोड कर देख सकते हैं। अगर इसको हमको पूरे मंथ का बनाना है तो फिर भी हम लोड कर्व खींच सकते हैं, पूरे ईयर का भी हम लोग खींच सकते हैं। तो इसी सब बातों को सिग्निफिकेंस में दर्शाया गया है। विभिन्न समय पर लोड की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब भिन्न भिन्न समय पर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, भिन्न भिन्न स्थितियों में हम लोग लोड को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक दिन की मैक्सिमम लोड एवं मैक्सिमम डिमांड को ये प्रदर्शित करता है। यहाँ से अब एक चीज़ और हमको मिलती है, एवरेज लोड अंडर कर्व एरिया इन KWH, मेगावाट में दिया गया है, उसको KWH में कन्वर्ट करिए। और 24 आवर्स, 24 घंटा, अगर इन दोनों का अनुपात हम ज्ञात कर लें तो हमको एवरेज लोड ज्ञात हो जाता है कि पूरे सिस्टम पर एवरेज लोड कितना है। लोड कर्व यूनिट का आकार एवं संख्या के चयन में सहयोग करता है। लोड कर्व जो यूनिट कार्य करता है उसके आकार एवं संख्या के चयन में भी सहयोग करता है। वार्षिक भार गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमको पूरे ईयर में लोड फैक्टर ज्ञात करना है तो भी हम इस लोड कर्व के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। डिमांड फैक्टर, पावर स्टेशन पर मैक्सिमम डिमांड एवं कनेक्टेड लोड के अनुपात को डिमांड फैक्टर कहते हैं। डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर का मान 1 से कम होता है। डिमांड फैक्टर से सिस्टम की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर निश्चित समय अंतराल में एवरेज लोड एवं मैक्सिमम डिमांड के अनुपात को लोड फैक्टर कहते हैं। लोड फैक्टर एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर का वैल्यू 1 से कम होता है। लोड फैक्टर का एक और फार्मूला होता है, एनर्जी जनरेटेड इन ए गिवन पीरियड बटे में मैक्सिमम डिमांड इनटू ऑपरेटिंग टाइम, मतलब दिए गए समय में कितनी ऊर्जा जनरेट हुई है, उत्पादित हुई है, और बटे में मैक्सिमम डिमांड, जो मैक्सिमम मांग है, और इनटू ऑपरेटिंग टाइम। अब हम डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है। डाइवर्सिटी फैक्टर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कितना उच्चतम मांग किया गया है उसका योग तथा शक्ति केंद्र पर उच्चतम मांग के अनुपात को डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसके समस्त मांगों का जो योग है, उच्चतम जो डिमांड है उसका योग तथा पावर स्टेशन पर उच्चतम मांग के अनुपात को डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। मात्र डाइवर्सिटी फैक्टर ही एक ऐसा फैक्टर है सभी फैक्टरों में कि जिसका वैल्यू जो होता है वो 1 से अधिक होता है। पावर फैक्टर, एक्टिव पावर एवं अपरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर KVA cos फाई बटे में अपरेंट पावर KVA, और पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई भी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन कॉस्ट ऑफ जनरेशन,
ड्यू टू लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर के कारण धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? P इज इक्वल टू वी आई कास फाई, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 कास फाई। जब कास फाई घटता है, लो पावर फैक्टर लो होता है, तो ये करंट का वैल्यू बढ़ने लगता है। लो पावर फैक्टर से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन निर्बल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेज बढ़ जाते हैं, इफ़िशियंसी घट जाती है, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, सिस्टम हीट हो जाता है, सिस्टम का जीवन काल कम हो जाता है, ऊर्जा खपत बढ़ जाती है, उपकरणों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कास्ट अनुक्रमणते KVA इंटू 1 कास फाई। कास फाई घट जाता है, KVA बढ़ जाता है, कास्ट बढ़ जाता है, रेटिंग बढ़ जाता है। एक तरीके से समझ लेता हूँ। ड्यू टू हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर से क्या होता है? धारा का मान घट जाता है। वहाँ बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा है, धारा का मान घट जाता है, वोल्टेज ड्रॉप घट जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन सबल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेज घट जाती हैं, इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, पावर सिस्टम ओवरलोड नहीं होता है, सिस्टम का जीवन काल बढ़ जाता है, सिस्टम का कीमत घट जाता है, परफॉर्मेंस रेस्ट हो जाता है, इस सिस्टम का तापमान बढ़ता नहीं है। तो ये सब बातें किस में आ जाती हैं? ड्यू टू हाई पावर फैक्टर। और आप लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देखिए भाई। वीडियो देखने से ही आप लोगों का इस समय उद्धार हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो फ़ोन करके बोलिए कि सर ये बातें हमको नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक ग्रिड ऐसा विद्युत नेटवर्क जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में जोड़ता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड कहलाता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड 2 प्रकार का होता है, रीजनल ग्रिड और नेशनल ग्रिड, जिसको एंटी रीजनल ग्रिड भी कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र के विभिन्न संचार प्रणाली को संचार लाइन से आपस में जुड़ने को रीजनल ग्रिड कहते हैं। दूसरा नेशनल ग्रिड, विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिड के परस्पर संयोजन से प्राप्त ग्रिड को नेशनल ग्रिड कहते हैं। रीजन ऑफ ग्रिड फेल्योर ऑफ इट्स रेमेडीज। भारत में सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। जब आवृत्ति उच्चतम या निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है तो ग्रिड फेल्योर होने का खतरा बढ़ जाता है। कार्य आवृत्ति को 48.5 से 50.2 हर्ट्ज के बीच बनाए रखना होता है। जब कोई राज्य निर्धारित सीमा से अधिक प्रयोग करने लगता है तो ग्रिड फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। मानसून में देरी होने से भी ग्रिड हाइड्रो पावर प्लांट सही तरीके से कार्य नहीं करता है, जिससे लोड थर्मल पावर प्लांट पर बढ़ जाता है। यह भी ग्रिड फेल्योर होने का कारण होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ। इस चैप्टर में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात ये कि आप लोग सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे कि उनका लाभ हो सके। इस लॉकडाउन में क्लासेस नहीं चल रही हैं तो उसका पूरा आप लोग लाभ लीजिए कि किस प्रकार से क्लासेस को अटेंड किया जाए, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। एग्ज़ाम होने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को ना कर पाएँ। क्वेश्चन को करिए, विभिन्न आपके पास में प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से आप अपने टीचर से संपर्क करिए और उनसे मदद लीजिए। दोस्तों से बात करिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई मित्र है आपका, उसको समझ में आया है तो वो आपको बताएगा, मदद करेगा। ठीक है, ये सब सारी बातें आपको
एक यहाँ पर एक आपको नोट्स दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है क्लासेस चल रही हैं, उस क्लास में आपको पूरा पूरा डिफाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ें आपको मिल पाती हैं जो कि डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार देखें, इससे बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।